सारे मुश्किलों में भी ये कभी भी मुस्कुराते रहती है, इसका यही सबसे बड़ा ख़ासियत है और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, जो कि हम हमेशा बताते रहते हैं कि तुम्हारे पास इतना मुसीबत होने के बाद भी तुम्हारा मुस्कुराहट का क्वालिटी कम नहीं होता है। और यही चीज़ तुमको ना काफ़ी लेके ऊपर जाएगा और तुम इस चीज़ को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर चाहे जो भी तूफ़ान हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे वो मुस्कान हमेशा हाज़िर रहता है। तो ये है आरती का छोटा-सा परिचय हमारे तरफ से, हमारा जो एक्सपीरियंस रही है आरती के लिए। तो आगे हम चलते हैं। तो जैसा कि आज कोरियन कल्चर एंड एटॉमी बिज़नेस का आज प्रेज़ेंटेशन है और उससे पहले मैं सभी लोग को तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ और आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ऑल मेंटर्स के लिए गौतम जी और डॉक्टर साहब और हमारे अप्लायंस जो हैं प्रवीण त्रिपाठी जी। तो और काफ़ी टाइम पे हमारे गफूर साहब बहुत मीठे-मीठे बात करके बहुत चीज़ सिखा जाते हैं, चुपके-चुपके। तो सारे लोग को काफ़ी आदर मेरा और इसी के साथ मैं अपना प्रेज़ेंटेशन को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मेरे बारे में प्रवीण जी बताए हैं कि मैं एक एमबीए का छात्र रहा हूँ और अराउंड 20 इयर्स कॉर्पोरेट कंपनी में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बेसिकली सेल्स और मार्केटिंग में। और उसमें से 14 इयर्स जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो साउथ कोरियन कंपनी में और वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और जो भी आज सीखे हैं वो कोरियन कंपनी में फ्रीडम हो या फिर काफ़ी मतलब ऑफिसर्स लोग से बात करना हो, मिलना हो, वो झिझक हमारी जो टूटी और खुली वो कोरियन कंपनी में ही खुली, क्योंकि काफ़ी अच्छा जर्नी रहा है। उसके बाद मैं अगर मेरे पहचान के बारे में बताऊँ तो मैं एक पेशे से बिज़नेसमैन हूँ। मैं रिसेंटली जॉब छोड़ के अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है और हमारी पूरी तरीकों से पूरी तरह से हम सोच विचार करके रिज़ाइन करके और मैंने ये डिसीज़न ली थी। तो इसमें कभी भी हमको रिग्रेट हुआ नहीं है और ना ही आगे आने वाले दिन में होगा, क्योंकि हमारे जो स्किल है, हमारा एक्सपीरियंस है, वो हमेशा साथ में रहते हैं। और मेरा अगर हॉबी का बात करें तो हम एक माउंटेनिंग करना पसंद करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और कभी टाइम मिला तो जिम में स्पेंड करते हैं। और कुछ महीनों से हम मेडिटेशन का एक एक अपना हॉबी बना लिए हैं, एक अपना हैबिट बना लिए हैं, मोर देन हॉबी इट्स अ हैबिट। और वो चीज़ हमको बहुत ही क्लैरिटी लाता है लाइफ में। और मेरा जो पैशन है वो राइडिंग का है, तो कभी भी अगर टाइम मिलता है तो हम राइड पे निकल जाते हैं और सबसे लंबा जो राइड रहा है मेरा वो लेह लद्दाख का रहा है और काफ़ी मेमोरेबल रहा है वो। तो ये है मेरा परिचय। अगले स्लाइड पे चलेंगे। सब लोग को स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। ओके। दिख रही है। थैंक यू प्रवीण जी। तो अगर बिफोर आई स्टार्ट द अबाउट द कोरियन कल्चर, जस्ट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दिस कोरिया itself। तो कोरिया का जो लोकेशन है वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है एशियन कंट्री का और इसका जो एरिया है, अगर आप देखें तो 97 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 133 पार्ट ऑफ द इंडिया एरिया है। मतलब अगर एक भाग को अगर 33 भाग में अगर डिवाइड किए तो उतना छोटा कोरिया है साउथ कोरिया। और अगर कोई स्टेट से बात करें तो ये सिर्फ बिहार जितना बड़ा मतलब एरिया है, जो हमारे एक छोटे से स्टेट है इस कंट्री का, उतना बड़ा वो कंट्री इटसेल्फ है। पॉपुलेशन में ये इसका जो है 5 करोड़ के आसपास में है, जो कि 1/27 पार्ट है इसका।
लैंग्वेज में देखा जाए तो कोरियन, इंग्लिश, चाइनीज़ और जापानीज़ है वहाँ पे। रिलीजन में वहाँ पे जो है क्रिश्चियन 31% है, बुद्धिज़्म है और बहुत बड़े तादाद में जो कि किसी रिलीजन को फ़ॉलो नहीं करते हैं, वो 52% है। वहाँ का जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है वो हंगुल बोलते हैं, वहाँ का कैपिटल जो है सियोल है। अगर इसका हिस्ट्री का बात करें, इसका फ़ॉर्मेशन का बात करें, साउथ कोरिया का जो हिस्ट्री है, तो वो उसमें देखा जाए तो ये 1910 से 1945 35 इयर्स तक ये जापान के कंट्रोल में रहा है और इसकी आज़ादी जो मिली थी वो 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान के ऊपर हिरोशिमा में बॉम्ब दागे गए थे, तो उस समय ये सारे चीज़ को छोड़ के अपने जापान में सीमित हो गए। तो उस समय इनको आज़ादी दी गई थी। उसके बाद से एक्चुअली ये 2 डिवीज़न में कर दिया गया था। एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। एक सिंपल लाइन दिया गया था जो कि साउथ कोरिया को यूएसए सपोर्ट कर रहा था और नॉर्थ कोरिया को सोवियत सपोर्ट कर रहा था। और वो आज़ादी मिलने के बाद वो लोग वहाँ से निकल गए 49 और 48 में। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, फिर उसके बाद फिर वो जो छोटी-सी लाइन जो थी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का, उसमें आपस में ही फिर वॉर स्टार्ट हो गया और वो काफ़ी लंबी वॉर चली 50 टू 53 और इस बीच में जो तो सोवियत थे वो नॉर्थ कोरिया को काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे इनडायरेक्टली एंड यूएसए जो थे वो साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे। तो वॉर इस तरह से कुछ दिनों में थमी, दोनों के आपस में समझौते होने के बाद फिर वो परमानेंट डिवीज़न हो गया उनके बीच में। और उसके बाद भी ये वॉर ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी अनस्टेबल रहा है ये कंट्री और काफ़ी पुअर माना जाता था इस कंट्री को। आप अगर देखेंगे तो इनके जो इतिहास देखेंगे जहाँ पे ये इनके पॉवर्टी काफ़ी दिनों तक रही इंटरनल वॉर होने के बाद। उसके बाद सडन से अगर आप हम सडन से नहीं बोलेंगे लेकिन उसके बाद आज के डेट में अगर साउथ कोरिया को अगर देखा जाए तो ये नंबर 1 है बहुत सारी चीज़ों में। जो एक समय में इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, ये पूरे डिपेंडेंट थे, डोनेशन के ऊपर डिपेंडेंट थे यूएसए से और अदर कंट्री से वो डोनेशन मिलने के बाद ही इनकी कंट्री चलती थी। उसके बाद आज के डेट में अगर देखा जाए, तो ये पूरे चेंज हो गए हैं और वो चेंज ही नहीं हुए हैं। अपने भुखमरी और अपने जो चैलेंजेस से बाहर ही नहीं निकले हैं, वो इसके बाद काफ़ी जगहों पे वो नंबर 1 का पोज़ीशन हासिल किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो प्लास्टिक सर्जरी जो वहाँ का सबसे टॉप क्लास का माना जाता है और सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी अगर होता है तो वो साउथ कोरिया में होता है। और अगर स्टूडेंट का बात करें तो बेस्ट स्टूडेंट का जो स्किल्स है वो साउथ कोरिया से ही निकल के आते हैं। और ग्रेजुएट्स में भी नेचुरल साइंसेस और इंजीनियरिंग में करने वाले काफ़ी तादाद में हैं वहाँ पे। और वहाँ पे इनोवेशंस आज के डेट में जो इनोवेशन है पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 का इनोवेशन अगर होता है तो साउथ कोरिया में होता है। अगर इंटरनेट स्पीड का अगर लें तो वो सबसे फास्टेस्ट अगर इंटरनेट स्पीड है तो वो साउथ कोरिया का है। और अगर आप देखेंगे अगर ये जो स्पीड इंटरनेट का जो स्पीड है, ये स्पीड सिर्फ़ इंटरनेट से नहीं होती, ये इकोनॉमिकल कंडीशन को भी स्पीड कर देती है। किसी कंट्री का अगर इंटरनेट बहुत ही अच्छा आज के डेट में अगर किसी का इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाए, वो कंट्री स्टॉप हो जाएगा, एकदम कुछ करने लायक नहीं होगा, वो हैंडीकैप्ड हो जाएगा। आज के डेट में अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो, स्लो हो जाए तो, बैंकिंग पूरा डिपेंडेंट है, पूरा एआई इंटेलिजेंस है उसके ऊपर, सारा काम उस पे होता है। हम लोग आज बात कर रहे हैं तो उसके थ्रू ही बात कर पा रहे हैं। तो इंटरनेट किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी बैकबोन माना जाता है आज के डेट में। तो आज आप सोच लीजिए कि अगर वहाँ का इंटरनेट जो वर्ल्ड का सबसे टॉप क्लास का है और स्पीड उतना मेंटेन करते हैं, तो वो कंट्री कैसी होगी आज? और सबसे ज़्यादा स्मार्टफ़ोन्स 88% साउथ कोरिया में मिलते हैं, मतलब हर लोग अफ़ोर्ड करने के लायक हैं। उस कंट्री में हर लोग स्मार्टफ़ोन अफ़ोर्ड करते हैं और उसको बखूबी यूज़ करते हैं। और
मोस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग, मतलब अगर आप देखेंगे तो उनका जितना भी इनकम होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो स्पेंड होता है उनके कंट्री में, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है। और ये बहुत ही बड़ी बात है किसी कंट्री के लिए, और ये चीज़ उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है और काफ़ी यूनिक बनाती है। क्योंकि अगर हम लोग हर चीज़ में अगर रिसर्च करते हैं और उसमें कुछ नए चीज़ को लाते हैं, तो वो काफ़ी अहमियत रखती है और काफ़ी चीज़ों को नया नया रूप देती है। चाहे वो आज के डेट में किसी अ, कोई भी नया दवा हो, कोई भी दया नया मेडिसिन्स हो, कोई भी नया इक्विपमेंट हो, मशीनरी हो, तो ये सारा चीज़ डिपेंड करता है कि उस कंट्री की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है। और ये अपने सबसे ज़्यादा मतलब स्पेंड जो करती है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करती है, जिसका नतीजा है कि काफ़ी अच्छे-अच्छे इक्विपमेंट निकल के आते हैं उस कंट्री से। और ये यहाँ पे जो है मोबाइल बैंकिंग सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ अगर किया जाता है मोबाइल बैंकिंग तो ये साउथ कोरिया में किया जाता है। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो आया 1962 के बाद आया, इंटरनल वर्ल्ड वॉर होने के बाद, काफ़ी दिनों तक उतार-चढ़ाव होने के बाद, भुखमरी रहने के बाद, काफ़ी चैलेंजेस को फेस करने के बाद, ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन होना शुरू हुआ। तो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ कैसे? जो कंट्री जो अपने पैर पे चलने लायक नहीं थी, जो अपनी वर्ल्ड में सबसे पुअरेस्ट कंट्री में माना जाता था उस दौर में, वो सडनली नंबर 1 पे आया कैसे? ये बहुत ही सोचने की बात है और समझने की बात है, और इसी में सीक्रेट छुपी है हम लोग के भी एटॉमिक के बिज़नेस को। यहीं पे आता है कि कोरियन कल्चर विथ एटॉमिक बिज़नेस। तो यहाँ पे हम लोग अगर इस सीक्रेट को समझ पाते हैं तो एटॉमी का बिज़नेस भी काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग लेके जा सकते हैं आगे की ओर, और बहुत सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आई साउथ कोरियन कंट्री को इतने नंबर 1 पोज़ीशन पे लेके आने के लिए, जहाँ पे उनके जीडीपी अगर 1960 का बात किया जाए तो 3.9 बिलियन था, जो कि 2022 में 1798 बिलियन हो गया। तो इतना बड़ा उछाल आने के पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग विज़न होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्क होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होगा। वरना इतना ऊँचाई को हासिल करना ये कोई आम बात नहीं है। आज अगर देखा जाए तो एशिया में 4th लार्जेस्ट जीडीपी में है और वर्ल्ड में 10th लार्जेस्ट है। तो आखिर ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ कैसे? तो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन का जो वजह है वो है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, और ये 2 फैक्टर रहे हैं, मेजर रोल निभाए हैं इस कंट्री को मतलब नीचे से पूरी तरह से ऊपर लाके रख देने के लिए, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इनोवेशन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जब अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं किसी कंट्री के लिए कंट्री में, तो बहुत नए-नए इक्विपमेंट आप बना सकते हैं, बहुत नए-नए तरीके अपना सकते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आप बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट बना सकते हैं, और वो है इनका काया को पलट करने वाले की, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए। जब किसी कंट्री में आप इनोवेशन विद टेक्नोलॉजी लगाते हैं, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा, और उनके पास ऐसा कोई भी रॉ मटेरियल नहीं था जिसको कि एक्सपोर्ट करके अपने 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 कंट्री को रिच बना सकें, अपने कंट्री को एक पोज़ीशन पे ला सकें। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जी को आप अगर आपके पास अगर ₹100 है, तो ही आप ₹100 दे सकते हो। अगर आपके पास ₹100 है, तो आप किसी को आप ₹1,00,000 तो दे नहीं सकते हो। तो ये जो ऑनेस्ट है आपके अंदर में, वही चीज़ झलकता है। यहाँ पे कोई भी बनावटीपन नहीं होता है, जो कि हमें ऑटोमी में बहुत अच्छी तरीके से दिखता है। और यहाँ पे रिस्पेक्ट जो देते हैं एक-दूसरे को, लॉयल एंड डिलिजेंस जो रहता है, अपने सुपीरियर को उतना ही रिस्पेक्ट से हम लोग बात करते हैं, क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंस है, वो हमें हमें काफ़ी जल्दी सक्सेस के रास्ता पे ले जा सकता है। अगर मान लिया जाए कि अगर हम ये सोच लें कि नहीं, हम बहुत ही पढ़े लिखे हैं या बहुत ही एक्सपीरियंस है और हम किसी से ना सीखें,
तो हमको शायद वो उस पोज़ीशन पे जाने के लिए शायद 2 साल लग जाएँगे। लेकिन अगर ये किसी के एक्सपीरियंस है, अपने सुपीरियर के एक्सपीरियंस से अगर सीख पाते हैं, तो वो 2 साल का जर्नी आज 2 महीने में हम कर सकते हैं। तो ये होता है कि लर्निंग फ्रॉम सुपीरियर। इसमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई जाती है कि जो आपको पसंद नहीं है, आप वो दूसरे के साथ नहीं कीजिए। अगर आपको वो पसंद नहीं है, तो वो सेम चीज़ इम्प्लीमेंट होता है दूसरे के साथ भी। तो आप सबका रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे, सबका हेल्प करते हैं यहाँ पे, किसी का चीट करने का भावना नहीं होता है यहाँ पे। और यहाँ पे बिलीव सिंसियरिटी एंड लॉयल्टी, तो काफ़ी सिंसियर रहना पड़ता है और बना देता है ये प्लेटफ़ॉर्म। और आगे बात करें तो ये कोरियन में जो काफ़ी अच्छा कल्चर है, वो बहुत ओबीडिएंट होते हैं फैमिली के प्रति। हार्ड वर्क तो होते ही हैं क्योंकि इनका टाइम अगर आप देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्किंग आवर्स इनके रहते हैं और ये लोग अपने फैमिली को काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं और अपने फैमिली मेंबर में काफ़ी अच्छा डेकोरम मेंटेन करते हैं ये लोग। और इतना ही नहीं, ये लोग सोशल गैदरिंग में इंट्रोडक्शन करते हैं, एक-दूसरे को इंट्रोड्यूस करके प्रॉपर्ली वेलकम करके, जो कि हम लोग ज़ूम में करते हैं, इनके बिज़नेस में है, इनके कल्चर में है ये। और कभी भी ये बो डाउन करके किसी का स्वागत करते हैं, किसी का वेलकम करते हैं, बो डाउन करके इनका ट्रेडिशन में है। सोशल लाइफ़ का अगर बात करें इनका, तो ये बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और ये बहुत हद तक ये हमारे इंडिया के कल्चर से मिलते-जुलते हैं। और फैमिली मेंबर्स भी काफ़ी लॉयल होते हैं आपस में और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है इनके आपस में। और जैसा कि हम लोग भी रेस्पेक्ट करते हैं अपने एल्डर्स को और बुज़ुर्ग को और जैसे कि हमारी हम लोग को सिखाई जाती है ये सारा चीज़, तो ये भी उनके संस्कार में दिखते हैं। वर्किंग कल्चर का अगर बात करें तो ये कोरियन बहुत ही वेल डिफाइंड होता है। इनका हायरार्की भी काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड होते हैं, जैसे कि हमारे अटॉमी के कल्चर में है। हर जगह पे अगर आप रिलेट कर पाएँगे तो ये जो उनके कोरिया का कल्चर है, वो आपको एटॉमी के बिज़नेस में दिखेंगे। हर जगह पे जैसे ये जो कल्चर चाहे वो काइंडनेस का हो, कल्चर चाहे वो हायरार्की का हो या फिर अपने बड़े-बुजुर्ग को रिस्पेक्ट देने का हो, ये सारा चीज़ मिलते-जुलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे जाएँगे। बिज़नेस कल्चर में कोरियन यूजुअली प्रेफ़र करते हैं नोन पीपल के साथ बिज़नेस करने के लिए, तो उन किसी भी अननोन के साथ करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो लोग ट्रस्ट पहले बिल्डअप करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कितना ट्रस्टवर्दी है, उसके बाद ही वो बिज़नेस करते हैं। लेकिन जब एक बार ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो जाने के बाद, फिर वो अपना जान तक दे देते हैं, कहने का मतलब कि वो उनके लिए कभी भी हाज़िर होते हैं। और इनके पर्सनल रिलेशन भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं बिज़नेस के दौरान और ये प्योर जो कोड्स ऑफ कंडक्ट है उनसे डेविएट नहीं होते हैं। अगर आपने एक चीज़ के बारे में मेंशन की है अपने बिज़नेस में एग्रीमेंट में या फिर आपके प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन में या प्रोडक्ट का प्राइसिंग में, तो वो सारी चीज़ आपके वेल डिफाइंड होते हैं और उनसे डेविएट नहीं होते हैं। तो बहुत ही सिस्टमैटिक होता है इनका बिज़नेस कल्चर। लीडरशिप का अगर बात किए तो ये इनका टॉप डाउन लीडरशिप बोला जाता है, जहाँ पे हायरार्की टॉप से स्टार्ट होके और ये कभी भी फ्रंट में रहते हैं। कहने का मतलब कि अगर जो टॉप लीडर होते हैं वो भी एक एम्प्लॉय के जैसा ही काम करते हैं। वो कभी भी आपको डिफरेंशिएट नहीं दिखाएँगे कि हम इस पोज़ीशन पे हैं या फिर हम हमारे पास ये पावर है, तो ये दिखता नहीं है। और ये सारा चीज़ जो है अपने आप ये एटॉमी में ही वो कल्चर जो है ना, कंट्री का जो कल्चर, वो एटॉमी में आपको हर जगह पे दिखेगा। और यही अगर एंगल पार्क सर का अगर आप देखेंगे, स्पीच देखेंगे या फिर उनको अगर अगर आप फॉलो करते हैं तो उनका जो बात विचार है, उनका जो सोच है, वो एकदम सेम
इसी चीज़ पे बैठता है, जहाँ पे वो कभी भी फ्रंट में रहते हैं, कभी भी वो ऐसा नहीं कि हमारे नीचे के लोग काम कर रहे हैं और वो बैठे रहेंगे, नहीं उनके बहुत रिसेंट वीडियो जो मैंने देखी थी, वहाँ पे आज भी वो लाइफ़ सिनेरियो लिखते हैं और उनका करंट लाइफ़ सिनेरियो जो है, वो एक स्कूल बनाना है। वो 40 एकड़्स लैंड लेके और उस पे काम कर रहे हैं, एक स्कूल बनाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि वैसा लीडर इस कंपनी का फाउंडर है, वैसे हम लोग उस ऐसे कंपनी से जुड़े हैं जहाँ के फाउंडर हैं, जो जहाँ के चेयरमैन इस तरह के ख़यालात से रहते हैं और इस तरह का सोच रखते हैं। तो ये अमीर दयालु बनाने का जो इनका मोटो है, वो इनका फंडा है, वो सिर्फ़ इसलिए है कि अमीर आप बन जाने के बाद आप में ईगो नहीं रहना चाहिए, या फिर अमीर बन जाने के बाद आपके मन में वो लालच नहीं होना चाहिए। तो आपको एक समय पे जाके, इसलिए भी अगर आप देखेंगे तो आपका एक 25 लाख पॉइंट हो जाने के बाद आपको स्टैग्नेंट कर दिया जाता है, फिर आप दूसरे को सपोर्ट करने में लग जाते हैं। तो ये इनका मेन मकसद है कि बस सभी को अमीर दयालु बनाया जाए। अमीर तक पहुँचाने के बाद उसको दयालु बनाया जाए। और यही कारण है, इनका एक बहुत ही अच्छा सोच है कि आज के डेट में वो 20-80 वाला रेशियो नहीं चलेगा, और यहाँ पे अमीर बनने का जो राइट्स है वो सभी को होना चाहिए। सिर्फ़ अमीर ही अमीर नहीं बने और गरीब गरीब बनता जाए। तो आज का इनका जो ड्रीम है वो सभी को अमीर बनाने के लिए है। और नेक्स्ट पॉइंट में देखा जाए तो रेज़िलिएंट टू परस्यू बिज़नेस गोल्स। तो आप सभी को मालूम होगा कि जब 2009 में एटॉमी का जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ था और आज जो 2022 में बैठे हैं, तो जैसा-जैसा वो सोचे थे, जैसा-जैसा वो मैप और ब्लूप्रिंट जो तैयार किए थे, उसी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, बल्कि उससे और ज़्यादा अच्छी तरीके से फैल रहा है इनका बिज़नेस, और आज 74 कंट्रीज़ में फैल चुका है। तो ये काफ़ी रेज़िलिएंट है, मतलब एक बार डिसाइड कर लिए तो उस तक तक पहुँचने के लिए कंटिन्यूअस प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस मैप में रह गया और हम किसी और डायरेक्शन में चले गए। तो ये आज के डेट में हम सारे लोगों को ये चीज़ पे बहुत फ़ॉलो करना पड़ेगा, और इनका सेट क्लियर डायरेक्शंस एंड स्ट्रैटेजीज़ फॉर द बिज़नेसेस। मतलब डायरेक्शंस आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक समय पे पहुँच जाने के बाद फिर वहाँ पे सोचेंगे कि कहाँ पे जाना है। तो इनका बहुत ही क्लियर डायरेक्शंस होता है, स्ट्रैटेजीज़ बहुत ही क्लियर होता है, और जो काम करने का तरीका होता है बहुत ही एक कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू चलता है। हौच-पौच में नहीं चलता है। आप कुछ भी आप इसमें मतलब शॉर्टकट अपना नहीं सकते हैं। जो रूल्स है उसको फॉलो करना कंपल्सरी है। मैनर्स का अगर हम लोग देखें तो मैनर्स जो कोरियन कल्चर में देखे जाते हैं, बहुत ही अच्छे मैनर है। जैसे हम लोग दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, वो दोनों हाथ से अपने रिसीव करते हैं, मतलब बो डाउन करके दोनों हाथ को जोड़ के बो डाउन करके या शेक हैंड करके वो रिसीव करते हैं। और ये कभी भी फूड को काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं। ये फूड को एप्रिशिएट करने का अगर बहुत इनके हिस्ट्री में जाएँ तो काफ़ी बैड सिचुएशंस भी देखे हैं इन्होंने। तो इनको इनके कल्चर में ये आ गया है कि नहीं, जो चीज़ जो फूड है बहुत मेहनत से आता है और उसको बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। तो इनके खाने की अगर आप देखेंगे तरीका, तो बहुत रिस्पेक्टफुली खाएँगे और सिस्टमैटिकली खाएँगे। कभी भी ये फूड को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, बर्बाद करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारे चीज़ इन पे रहते हैं। और जैसा कि ये एज और स्टेटस को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और काफ़ी इनके कल्चर में काफ़ी गिफ्ट देने का एक परंपरा रहा है। चाहे आप एक छोटे पोजीशन पे हो या फिर बड़े पोजीशन पे हो, कभी भी ये मतलब जैसे हमारे कल्चर में भी है, इंडिया में कहीं भी किसी के घर पे भी जाते हैं तो गिफ्ट लेके जाते हैं। तो इनके कल्चर में काफ़ी इनबिल्ट है कि ये मतलब कहीं भी अगर जाते हैं, कहीं भी अगर मिलने के लिए भी जाते हैं तो ये गिफ्ट लेके ही जाते हैं। इनके जो टाइटल होते हैं, मतलब सरनेम होते हैं, वो उसका काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और काफ़ी तरीके से, मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली इसको यूज़ करते हैं।
और ये जो है ना कि स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बिल्ड स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। तो जैसा कि अगर आप देखते हैं कहीं भी कि बिजनेस अगर साउथ कोरिया से स्पेशली हम लोग करते हैं, तो वहाँ इनका रिलेशनशिप जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपको दे दिए, फिर कल आप आपके बिहाइंड में किसी और को दे दिए। वो प्रोडक्ट डीलरशिप अगर देखा जाए तो ये जो कि एक अमेरिकन कंपनी में बहुत ही देखने को मिलता है, लेकिन साउथ कोरियन कंपनी में ऐसा कभी नहीं आपको दिखेगा कि हाँ, एक बार जो कमिटमेंट दे दिए और एक बार जो जुड़ गए हैं उसके साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो ये इनका मैनर है। और तो हम देख रहे थे जैसा कि मतलब ये साउथ कोरिया का जो कल्चर है और एटॉमी का जो बिज़नेस है, वो कहीं न कहीं बहुत ही रिज़ेम्बल होते हैं, कहीं न कहीं ये बहुत ही मिलते-जुलते हैं एक-दूसरे से। और इसलिए भी कि ये कंट्री से जो भी प्रोडक्शन होता है, वो बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्शन होता है। और इसलिए स्पेशली जैसा कि आपने चेयरमैन के बारे में बात किया जाए तो ये काफ़ी अ, चुनिंदा प्रोडक्ट बनाते हैं। और वो प्रोडक्ट बनाने के पीछे जो मकसद होता है वो सिर्फ़ पैसा कमाने का नहीं होता है, सिर्फ़ टर्नओवर बढ़ाने का नहीं होता है। उनका मेन जो मोटो होता है वो सिर्फ़ दूसरे को कितना से कितना ज़्यादा हेल्प कर सकें। चाहे वो आप जीएस का फंडा ले लें इनका, ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स। तो इनका एक मोटो है कि हर एक कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए। जैसा कि अगर हम यहाँ पे इंडिया में भी 2 फैक्ट्री आने वाली है आपका। और यहाँ पे जैसा कि हम न्यूज़ में देख रहे थे कि ये नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से वो पाइनएप्पल को जूस एक्सट्रैक्ट करके ये एक्सपोर्ट करेंगी। तो ये जहाँ भी काम करेंगे उस कंट्री को भी फ़ायदा करेंगे, उस कंट्री के पीपल के लिए भी फ़ायदेमंद है और हर एक इंडिविजुअल के लिए ही फ़ायदेमंद है। तो इसके साथ ही यहाँ पे मैं अपना प्रेज़ेंटेशन को समाप्त करना चाहूँगा। So thank you so much to all of you for listening and inviting me for this presentation. Thank you.